स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजन आचार्य हूं और ज्योतिष हरीश चैनल पर हम लोग आज चर्चा के लिए मौजूद हैं और मेरे साथ गुरुजी मार्गदर्शक पंडित हरीश चंद्र शर्मा हमारे साथ उपस्थित हैं। गुरुजी मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हम लोग इस चैनल पर ज्योतिष की विभिन्न विधाओं पर बातचीत करते हैं, विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं और नवाचारों की चर्चा भी करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ज्योतिष के क्षेत्र में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करके नए और प्रायोगिक विचारों को स्थापित किया जाए। क्योंकि नव संवत्सर आने वाला है अगले 2-4 दिन में, संवत 2080 खत्म हो रहा है और 2081 शुरू होने वाला है। तो आज इसी की चर्चा कर लेते हैं और गुरुजी से पहला सवाल यही कर लेते हैं कि ये जो नया संवत्सर आ रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? बंधुओं, संवत्सर भारत की कालगणना की विशेषता है। भारतीय जीवन दर्शन में चंद्रमा का महत्व रहा है और चंद्रमा का दर्शन नित्य प्रतिदिन हमारे मनीषियों ऋषियों ने किया है। उसी के आधार पर चंद्रमा हर रोज अलग अलग नक्षत्रों के साथ विचरण करता है, ये ज्ञात हुआ और धीरे धीरे उसकी कलाओं के साथ साथ अलग अलग समय में एक स्थापित हुआ कि हर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक महीना बना, पूर्णमासी बन गया जी। और जब सिद्धांत काल बना तब वो अमावस्या अमांत काल बना। तो चंद्रमा के जो महीने हैं ये हमारी मासिक अवधारणा चंद्रमा के आधार पर बन गई। कई वर्षों तक ये चला। मुस्लिम समाज में भी चंद्रमा की महत्ता रही है और वहाँ चंद्रमा के आधार पर मास में, परंतु भारत का जीवन दर्शन, भारत के मनीषी विद्वान थे, ऋतुओं के साथ इसका सामंजस्य बैठे तो चंद्रमा का जो महीने हैं इनका ऋतुओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठता। तो इसको बिठाने की व्यवस्था हमारे भारतीय जीवन दर्शन में हुई, क्योंकि प्रकृति से हम चले। तो हमारे ऋतुओं, मास के पहले ऋतुओं का आविष्कार, तो फिर वो संवत्सर तो बाद में आए जी, पहले ऋतुएं आई तो 6 ऋतुएं बनी। तो 6 ऋतुओं के आधार पर चंद्रमा के महीने गिने गए। तो पहले मधु माधव करके नाम रखते थे जी। बाद में धीरे धीरे ये पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता था उसके ऊपर नाम पड़ गए। चित्रा नक्षत्र होता था, चैत्र हो गया, विशाखा नक्षत्र होता था, वैशाख हो गया। अरे वाह। इसके आधार पर निर्माण बने जी। बाद में उनमें भी परिवर्तन दिखाई दिया। तो उसको परिवर्तन हमारे ज्योतिषी जो थे, हमारे जो विदुषी विद्वान थे, उन्होंने अपने धीरे धीरे उसको परिवर्तित करते गए। हमारे कैलेंडर में कभी भी कोई विसंगति इसलिए नहीं आई कि वो प्रकृति के साथ साथ चला जी जी। और जहाँ जहाँ परिवर्तन जो वास्तव में आता था उस परिवर्तन को लेकर के बनाया, इसलिए ये चांद सौर संवत्सर। ठीक है, कैलेंडर की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कई लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो और जो विक्रम संवत है वो और शाके संवत है वो बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती है। तो मैं गुरुजी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि विक्रम संवत और शक संवत में क्या भिन्नता है? भारत में जो ज्योतिष और गणित होती थी वो होती थी सौर संवत्सर से जी। उसमें चांद्र संवत्सर का प्रयोग कम था। इसलिए जो ज्योतिष की गणना करते थे तो विशेष करके महादेवी ने जो आहरगण बनाया 1100 ईस्वी 1200 ईस्वी, तब से आहरगण की गिनती सूर्य के प्रारंभ के नक्षत्र से हुई। 365 दिन की गणना से आहरगण प्रारंभ हुआ। उसके पहले आहरगण का जो होता था त्रेता युग से चलता था। आर्यभट्ट उसके पूर्व में वो आहरगण बहुत लंबा लंबा हो जाता था, इसलिए वो परिवर्तन किया गया और वो परिवर्तन वर्ष में किया गया। तो उसका जो बेसिक बनाया गया वो सौर वर्ष बनाया गया, जो शक संवत्सर। शक संवत्सर सौर होता है जी। भारत के कुछ प्रांत ऐसे हैं जो सिद्धांत के आधार पर वर्ष सौर संवत्सर को ही मान्यता देते हैं जी। उसमें पंजाब है, बंगाल है, असम है। तो पंजाब में वैशाखी से नया वर्ष शुरू होता है। वो वैशाखी का मतलब वो मेष राशि में सूर्य आता है तब वैशाखी होती है, 13-14 अप्रैल को होती है। बिल्कुल। तो वहाँ वैशाखी से शुरू होता है और वहाँ जो महीने चैत्र वैशाख जब चलते हैं ना, हाँ, वो उस संक्रांति से चलते हैं। अच्छा। अपने यहाँ की जैसे मेवाड़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चलते हैं, उस प्रकार से वहाँ महीना नहीं बदलता। अच्छा। वहाँ महीना ये 13-14-15 तारीख को बदलता है। अच्छा, वहाँ चैत्र महीने वही बदलता है जी जी। जैसे गुजरात में दिवाली के अगले दिन गुजरात अलग है, वहाँ तो विक्रम संवत्सर है। हाँ। वो तो वर्ष का प्रारंभ कार्तिक से करते हैं। अच्छा, कार्तिक से करते हैं। वो कार्तिक से करते हैं। हम जो करते हैं अश्विनी से करते हैं, वो कार्तिक से करते हैं। वो दिवाली पहले कृतिक आदि होता था, प्रारंभ कृतिक आदि ही हुआ करता था,
ये तो अब शुरू हुआ मार्च से वाला। तो भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न प्रकार की जो करीबन 50 कैलेंडर चलते हैं। ओहो, बंगाल में, उड़ीसा में, मद्रास में, पंजाब में 16 कैलेंडर चलते हैं। जी और 16 कैलेंडर के आधार पर ही वर्ष का प्रारंभ होता है। ऐसा ही असम में होता है। केरल में 16 कैलेंडर चलते हैं, परंतु वो 16 कैलेंडर कब से शुरू होते हैं? सिंह राशि से। अच्छा तो वहाँ पहला वर्ष का पहला दिन जो होता है वो चिंगम होता है। चिंगम, अच्छा सिंगम को चिंगम बोलते हैं। अच्छा चिंगम स को च का उच्चारण जो हाँ, वहाँ विचित्र है। अच्छा वो कन्या नहीं बोलते, कन्नी बोलते। ओह तो कन्नी, तुली, अच्छा कन्नी, वहाँ महीनों के नाम कन्नी, तुली, चिंगम, जी। वहाँ नाम चिंगम, कन्नी, तुली। ये भारत का बहुत विचित्र है। हाँ। प्रकृति से जोड़ करके काम किया हुआ है। यहाँ कोई समाज के नाम से कोई नहीं है कैलेंडर। जी। हमारे कैलेंडर में जहाँ जहाँ जैसा चलता था वो वैसा चल गया, वहाँ वही प्रचलित हुआ, पर एक दूसरे को समझते थे। तो गुरु जी ये जो ईस्वी संवत है हम लोग चूंकि ये सूर्य चांद्र सूर्य संवत, हमें जो विक्रम संवत और शक संवत तो है हमारे, शक संवत सौर का है, शोक संवत सौर का हो गया और विक्रम संवत चंद्रमा का हो चंद्र गया। सूर्य का। तो ये दोनों को जो भिन्नता है लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अप्रैल या जब चैत्र शुरू होता है तो हमारा नया साल शुरू होता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर हुए, जैसे भारत में भी बहुत सारे कैलेंडर हैं। ऐसे में आज की नई पीढ़ी तो सिर्फ हमारे विक्रम इसको इसी को समझती है, जो हमारा अभी 2025-24 चल रहा है और फिर 25 आएगा। ऐसे में नई पीढ़ी को कैसे शिक्षा दी जाए कि हमारा जो चैत्र महीना है जो है नया साल है और ये विक्रम संवत के साथ चलता है। तो इन दोनों कैलेंडर में जो भिन्नता है वो करीब करीब एक साल का भिन्नता भी आ जाती है कई बार। जैसे हमारा 2024 चल रहा है, इसमें 2080 चल रहा है। तो अगर हम किसी नए युवक को कहें कि ये 2080 है तो वो 2024 और 2080 में कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसका भी क्या कारण है? ये लंबा विषय है जी क्योंकि वो सूर्य से चलता है जी और पहले उनका भी संवत्सर हमारे मार्च के साथ शुरू होता है, जी हमारे क्षेत्र के साथ साथ। बाद में उन्होंने जनवरी से कर दिया, तो 2 महीना का जो फर्क है जी वहाँ संवत्सर का डिफरेंस आ गया। जनवरी फरवरी मार्च में डिफरेंस आएगा, बाकी संवत्सर सेम चलेगा। तो दोनों में जो फर्क आएगा वो 57 साल का रहेगा, 57 साल रहेगा। बाकी 58 साल का 56 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मतलब 56 साल का रहेगा जी। जनवरी फरवरी मार्च में, उसके बाद 57 साल, क्या 1 साल का फर्क दिखता है वो इस प्रकार। बहुत ये जी जी इसका विषय लंबा, कभी अलग से विषय लेंगे तब बिल्कुल। ज़्यादा समझने में दिक्कत है। हाँ सही बात है। तो ये जो गुरुजी बता रहे थे कि भिन्न भिन्न प्रकार के कैलेंडर हैं दुनिया भर में और हमारे भारत में भी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पद्धतियाँ हैं। गुजरात में अलग हैं, महाराष्ट्र में अलग हैं, असम में अलग हैं, पंजाब में अलग हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समागम है। एक बात बताना चाहता हूँ, जी जी मेवाड़ का कैलेंडर कब से शुरू होता है ये लोगों को पता नहीं। जी मेरे का मेवाड़ का कैलेंडर शुरू होता था श्रावण से। श्रावण सुद एकम को यहाँ घोट होती थी अच्छा। और श्रावण सुद एकम से नया वर्ष शुरू होता था। ये नहीं, अब वो श्रावण सुदी क्यों होता था? वो फसली संवत्सर था, क्योंकि राजा जो टैक्स लेता था फसल का, अच्छा तो वो श्रावण से वो टैक्स भरा जाता था, वो जो लेवी लगती थी जी जी, इसलिए वहाँ से शुरू कर दिया। वहाँ से शुरू। इसको बोलते हैं फसली संवत्सर। फसली। तो अपने यहाँ फसली संवत्सर भी थे और इसके बारे में तो किसी फसल के आधार पर चलते जी, थे। जी। तो राजा महाराजा जो चलाते थे वो फसली संवत्सर चलाते थे, ओह। वो ये विक्रम संवत नहीं चलता था। जी जी तो क्योंकि वो टैक्स का जो संवत्सर, अभी फाइनेंशियल ईयर अलग होता था, जी। ऐसे वहाँ फसली संवत्सर अलग होता था। अरे वाह तो अपने यहाँ फसली संवत्सर भी हैं। मेवाड़ का फसली संवत्सर श्रावण से शुरू होता था, तो श्रावण के एकम को वाह, तो ये एकदम अद्भुत और हाँ। नई किस्म की ये जानकारी आपको है। बता रहा हूँ। वाह बहुत बढ़िया है। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ज्योतिष हरीश चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा मैं गुरुजी से भी जानकारी चाहूँगा कि एस्ट्रो हरीश नाम से एक ऐप भी बना है, एक ऐसा ऐप जो आपको नई जानकारियाँ भी देगा, नई विधाओं से मुलाकात करवाएगा और नई चीज़ों के प्रति आपकी भ्रांतियों को भी दूर करेगा। मैं चाहूँगा गुरुजी से कि एस्ट्रो हरीश क्या है, एक भी बात करें। ये प्रश्न आपने बहुत अद्भुत पूछा और मैं भी चाहता हूँ जी। कि समाज में जो भ्रांतियाँ वो दूर हों। इस कारण से जो नई विधाएं ज्योतिष में खड़ी की गई है, उन नई विधाओं के बारे में आपको एक मैंने ऐप बनाया है जी। उसका नाम है एस्ट्रो हरीश हरीश। जी अब एस्ट्रो हरीश में पुरानी जो चीज़ें हैं जो आज तक चली आ रही हैं, ग्रहों की स्थिति, लॉन्जिट्यूड और ग्रहों का शर, लेटीट्यूड नहीं मिलता जी, तो उसमें शर मिलेगा। अच्छा जी, उसमें आपको पंचांग मिलेगा। तो पंचांग में क्या मिलेगा? तो उसमें काल के जो विभिन्न प्रकार हैं, जी सूर्योदय कब होगा, संपात काल कब होगा, आज का वेलांतर क्या है। अब ये वेलांतर के विषय आपको अलग समझाएंगे, जी। परंतु उसमें आपको रोज का वेलांतर मिलेगा, रोज का संपात काल मिलेगा, मध्याह्न का संपात काल मिलेगा, जन्म समय का संपात काल मिलेगा।
इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की 5-7 चीज़ें उसमें मिल रही है। उसमें कुंडली बना रखी है, कुंडली के बाद उसमें चार्ट्स बना रखे हैं, उसके बाद उसके विवरण बना रखे हैं, और षोडश जो वर्ग हैं उनका उसमें विवरण मिलेगा, पंचांग का विवरण मिलेगा। उसके अलावा हमने एक चार्ट और बना रखा है। उस चार्ट में आपको फाइनेंशियल गतिविधियाँ कैसे चलेगी उसका वीडियो है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये वो tutorial पूरा। वीडियो जो है आपको आज के ग्रहों का जो प्रभाव चेंज हो रहा जी। है वो उसमें दिखेगा। उसके एक एक को अलग अलग मैं आप समझाऊंगा। आज तो मैं इतना ही समझाऊंगा जी। कि ये जो ऐप है हाँ। इसका जो प्रयोग करेगा तो सर्वसाधारण आदमी भी समझ सकता है कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है। उसका आपको प्रभाव, प्रतिदिन का प्रभाव का एक कॉलम बना रखा जी। है। आप प्रभाव दबाओ और उसमें आप टाइम डालो तो आपको मिल जाएगा कि आज सूर्य का कितना प्रभाव है, चंद्रमा का कितना प्रभाव है, गुरु का कितना प्रभाव है। ये काम कभी आज तक किसी ज्योतिषी ने नहीं किया है, वो इस ऐप में आपको मिलेगा। बहुत बहुत अद्भुत ऐप है जी। मैं इसके बारे में और विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। तो जो ज्योतिषी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में और ज्योतिष को बहुत हवा समझते हैं, आम आदमी ज्योतिष को सामान्य तरीके से समझ सके, यही इस ऐप की विशेषता भी है और खासियत भी है। गुरुजी का उद्देश्य भी यही है कि आम आदमी सरल ढंग से ज्योतिष को समझ सके, लोगों में इसीलिए लोकप्रियता बढ़ सके, तभी संभव है जब वो आम आदमी इसको ढंग से समझ पाएगा, और यही उद्देश्य भी है हमारा। तो इस अंक में हम इतनी ही जानकारी आपको दे पाएंगे। अगले अंक में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब गुरुजी के साथ फिर मुलाकात होगी और एक नए विषय को लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए गुरुजी का प्रणाम। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, इसमें कहीं कोई समस्या हो समझने में या आपकी कोई जिज्ञासा हो, यदि आप हमको भेज सकेंगे तो हम आपके उपकृत होंगे और उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।